तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे लाइट के, ठीक है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी तक आपने देखा इससे पहले कि लाइट में एक फिनोमिना होता है। लाइट जब भी किसी सरफेस से टकराती है, कोलाइड होती है, तो टकराने के बाद में ना वो वापस हो जाती है, जैसे मिरर से, ठीक है। लाइट यहाँ से हम ये मानते हैं कि मिरर से लाइट जो है वो 100% रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। एक्चुअली में जब लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो तीन चीज़ें एक साथ होती हैं, तीन फिनोमिना होते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दूँ इधर साइड में। जैसे ये एक सरफेस है, तो जब एक लाइट टकराएगी, ठीक है, ये एक सरफेस है, जब इससे लाइट टकराती है, कोलाइड होती है, तो इसमें से कुछ पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यहीं रह जाता है, और कुछ पार्ट लाइट का जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरी तरफ। तो लाइट का जो पार्ट इधर वापस चला जाता है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जो क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जो पार्ट इसके अंदर ही रह जाता है लाइट का कुछ, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वो तो फ़िलहाल हमें नहीं पढ़ना है। तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, किसी बॉडी से टकरा कर दूसरी तरफ निकल जाना, ठीक। क्या होता है? द ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट, द ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू, ठीक है, अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको कह सकते हैं हम कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। बेटा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, जब वो अपना मीडियम चेंज करती है तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं जब भी एक मीडियम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मीडियम क्या है। मीडियम एक्चुअली में जिसमें लाइट चल रही है, जिस एटमॉस्फेयर में लाइट चल रही है उसको हम बोलते हैं। जैसे अभी लाइट मूव करती हुई आ रही है, कहाँ? एयर में, ठीक है। हम लोग बैठे हैं, ये सब एयर में लाइट मूव कर रही है, ठीक। तो लाइट के लिए जो मीडियम है वो क्या हो गया? एयर। वहीं क्या हो, यहाँ पे कहीं वाटर रखा हुआ हो तो लाइट वाटर के अंदर चली जाए ट्रेवल करती हुई, तो वो वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही होगी, तो मीडियम हो गया वाटर। ऐसे कहीं पे कोई ग्लास रखा हुआ हो, ग्लास और मिरर में डिफरेंस है। मिरर के उधर नहीं देख सकते हो, ग्लास के उस साइड देखा जा सकता है, ठीक। मिरर जो है वो ग्लास से ही तो बनता है। तो मीडियम जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। मीडियम क्या होते हैं? एक एटमॉस्फेयर जहाँ लाइट चल रही है, उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, उसे मीडियम कहते हैं। और ये दो तरह का होता है। क्या कह सकते हो? मीडियम क्या होता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन विच लाइट, ठीक है, लाइट ट्रेवल, ठीक है, जिसमें लाइट चल रही हो, उसको हम कहते हैं मीडियम। ये दो तरह के होते हैं। मीडियम जो है बेटा दो तरह का होता है। एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंजर मीडियम। नाम से ही पता चल रहा है, डेंजर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो बहुत घना होता है ना, जो भारी होता है, घना होता है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेंजर कौन से मीडियम होते हैं? विच हैज़ मोर डेंसिटी। ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं डेंजर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, विच हैज़ लो डेंसिटी, ठीक है। अब नॉर्मली हम जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है, तो इसमें मोस्टली आपके जो हैं वो तीन मीडियम आएंगे। ज़्यादातर हम बात करेंगे मीडियम में एयर की, लाइट या तो एयर में चल रही होगी, वाटर की, वाटर में चल रही होगी, और ग्लास की। ये तीन मीडियम हम लेते हैं मोस्टली। एयर जो है बेटा
वो एक गैसियस मीडियम है। वाटर जो है वो लिक्विड मीडियम है, और जो ग्लास है वो सॉलिड मीडियम है। ठीक, मैटर की तीनों स्टेट को हमने एक एक वैल्यू ले ली, ठीक है, एक एक मीडियम ले लिया तीनों का। आपको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, 9th में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं वाटर जो है वो क्या है, रेयर है कि डेंजर है? ठीक, नहीं, अभी क्लियर नहीं होगा। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में क्या है, तो डेंजर हो गया। लेकिन वहीं क्यों भाई, एयर की डेंसिटी कम होगी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर लिक्विड है और एयर गैस है। तो क्या कह रहे हैं कि आप खुद सोचो, बताओ कि जो लिक्विड है वो एयर के कंपैरिजन में तो डेंजर हो गया, लेकिन वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम ग्लास से करें तो ये रेयर होगा, क्योंकि अब इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये रेयर हो गया और ये डेंजर हो गया। तो कोई भी मीडियम रेयर है या डेंजर है, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, ये पता चलता है कि आप उस मीडियम को किसी मीडियम से कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है, कंपैरिजन से ही पता चलता है। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज़रा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं। क्या लॉज होते हैं भाई? ठीक है, जैसे मान लो ये एक बाउंड्री है हमारे पास जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर एक मीडियम है और नीचे दूसरा मीडियम कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, क्या है। ऊपर मीडियम नंबर 1 है और नीचे मीडियम नंबर 2 है। और थोड़ी देर के लिए मान लो ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंजर है। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसमें एक नॉर्मल होता है, जैसे वहाँ होता था, एक ऐसी लाइन जो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक लाइट रे आएगी, ये लाइट आई यहाँ से, और लाइट पड़ने के बाद यहाँ निकल जानी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट रे। अब यहाँ पे लाइट टकराई, ठीक, दूसरी तरफ जाएगी, तो जाना तो ये चाहिए। तो जब लाइट किसी मीडियम में एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो किधर जाएगी अब ये? तो ये इधर की तरफ आ जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा सर ये इधर मुड़ेगी कि उधर जाएगी। ठीक, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। ये एंगल कौन सा होगा? आई, इंसिडेंट एंगल। ये कौन सी लाइट रे है? ये वाली, ये है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे है ये, और ये एंगल कितना है? आर, और रिफ्रैक्शन एंगल है। ठीक, तो इसके लॉज क्या कहते हैं? इसके भी दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन की तरह। ठीक, क्या लॉज हैं? पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है जो रिफ्लेक्शन का है, वही इसका है। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल, सॉरी, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ इसका थोड़ा अलग है। वहाँ क्या था बेटा? वहाँ सेकंड लॉ में क्या था कि आई और आर बराबर होते थे। यहाँ आई और आर सेम नहीं है। हाँ, अगर लाइट बिना मुड़े बिल्कुल सीधी निकल जाती है ऐसे करके ये, तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होते, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है ना, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बराबर होते आई और आर। लेकिन क्योंकि अब ये लाइट इधर आने के बाद थोड़ा सा इधर मुड़ गई है, तो ये एंगल कम हो गया है, तो ये ज़्यादा है, तो अब ये दोनों बराबर नहीं है। तो सेकंड जो इसका लॉ है वो क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल
ये लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का क्या ले लो, एक रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो दोनों को, तो वो किसके बराबर आता है, इज़ इक्वल टू द, ऐसे लिख लो, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, कि इनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक, क्या कह रहा है, इंसिडेंट एंगल का साइन लो और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन लो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो आंसर हमेशा एक सा आएगा। यानी आई और आर की वैल्यू कुछ भी हो, जो एक बार आंसर आ गया हर बार वही आंसर आएगा। कांस्टेंट का मतलब ये होता है। ठीक, चलो देखते हैं कैसे, इसको ज़रा मैथमेटिकल रूप दो। तो क्या कहा गया, इंसिडेंट एंगल ये है, इसका साइन, तो इसको हम बोलेंगे साइन आई, और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन यानी साइन आर, और इनका रेशियो दोनों को डिवाइड कर दो, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ कहता है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, बाद में पता चला इस कांस्टेंट का नाम पता क्या है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम इस पर भी बात करेंगे ये क्या होता है। ठीक है, समझ आई बात। ठीक, अभी शायद आपको ये साइन ना समझ आ रहे हो, क्योंकि 10th में आपके ट्रिग्नोमेट्री में 8 चैप्टर है, पढ़ लिया है, तो फिर चीज़ें ठीक हैं, समझ में आएंगी। ठीक है, साइन कॉस इसकी वैल्यू क्या होती है, किसकी क्या होती है। खैर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ऐसी थोड़ा अलग से। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं, व्हेन लाइट रिफ्रैक्ट, जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। क्या करती है, इट विल चेंज इन इट्स सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी चेंज करेगी। जब लाइट चेंज होगी, मतलब मीडियम से जाएगी, तो चेंज करेगी। क्या क्या चीज़ें चेंज करती है, पहला सबसे पहले स्पीड बदलती है अपनी। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब है आइदर इट विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या तो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। अगर इंक्रीज़ होगी तो भी चेंज हुआ है और डिक्रीज़ होगी तो भी चेंज हुआ है। ठीक, दूसरा क्या चेंज करती है, जैसा इन्होंने बताया, डायरेक्शन बदल लेती है। इधर जा रही है, इधर चली जाएगी, या इधर चली, किधर भी जाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लेती है। एक चीज़ और है, लेकिन वो आपके सिलेबस में 10th में इतना ज़्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे। एक चीज़ है, कलर चेंज करती है लाइट अपना। फिज़िक्स में लाइट का जो कलर होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है वेवलेंथ से। काहे से, वेवलेंथ। तो इसका मतलब लाइट अपनी वेवलेंथ चेंज करती है। अब कलर चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि बेटा इधर से ग्रीन लाइट डाली उधर से रेड लाइट निकली, इतना कलर नहीं चेंज करती है। बहुत माइन्यूट, रेड है तो रेड ही निकलेगी, लेकिन वो जो रेड निकल रहा है और जो आप डाल रहे हो रेड, उन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इतना कि हम नेक्ड आई से उसको नहीं उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ चेंज हुआ है। ठीक है, वो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से देखेंगे तब पता चलता है कि हाँ लाइट में कुछ चेंज हुआ है। ठीक, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा, इन्हीं दोनों पर बात करेंगे। चलो देखते हैं स्पीड के साथ क्या होता है। ठीक, जब लाइट, स्पीड के बारे में बताओ ज़रा, स्पीड कब इंक्रीज़ होगी कब डिक्रीज़ होगी। अगर लाइट डेंजर से रेयर में जाएगी, अब तुम ज़रा सोचो, डेंजर का मतलब है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका और रेयर का मतलब है कम भीड़ भाड़ वाला इलाका।
तो तुम ज़्यादा भीड़ से कम भीड़ की तरफ जब जाओगे तो स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो स्पीड हो जाती है इंक्रीज़। ठीक, अब पता चल गया कब इंक्रीज़ होगी कब डिक्रीज़ होगी। और अगर आप रेयर से डेंजर में जा रहे हो, मतलब आप ज़्यादा कम भीड़ भाड़ वाले इलाके से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी स्पीड। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अच्छा ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में ज़रा बताओ क्या होता है। तो डायरेक्शन में बेटा मैं पहले डेंजर टू रेरर लेके जा रहा हूँ। डेंजर टू रेरर, एक बात देखो ज़रा आप, यहाँ क्या हो रहा है, लाइट जा रही है तो या तो लाइट ना ये थी लाइट की डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन ऐसे थी। अब जब इधर आएगी ना, जैसे ये आ रही थी, जब इधर आएगी तो या तो इधर मुड़ेगी, है ना, या इधर जाएगी। ठीक है, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, दो में से दो ही तो डायरेक्शन है इसके बाद। यानी या तो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक, ध्यान रखना। अब ज़रा सोचो, एक मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी मम्मी, या एक बच्चा है वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रहा है, घर से निकला है, तो मम्मी जो है वो नॉर्मल है। मम्मी कौन है? नॉर्मल लाइन है। ठीक, बच्चा जो है जो जा रहा है वो लाइट रे है। ठीक, और जो घर है या मार्केट है वो क्या है? वो मीडियम है। अब तुम जा रहे हो, बच्चा जा रहा है घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, तो अभी जब भीड़ भाड़ कम है, कम भीड़ भाड़ है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो मम्मी ने हाथ छोड़ दिया बच्चे का, हाँ, बच्चा दूर चला जाएगा, मम्मी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मम्मी ने देखा जैसे ही मार्केट आने वाली सामने, अब भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो वो बच्चे को क्या करेगी? अपने पास बुला लेगी, है ना। और फिर जब मार्केट से निकलेंगे, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके से फिर कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, तो फिर हाथ छोड़ देगी, तो बच्चा फिर मम्मी से दूर जा सकता है। ठीक, बच्चा कौन है? लाइट रे, और मम्मी जो है वो नॉर्मल है। ठीक, अब बताओ, डेंजर से रेरर में, यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में आओगे तो बच्चा मम्मी के पास आएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है लाइट जो होगी क्या होगी? अवे द नॉर्मल। ठीक है ना, क्या होगी? इट बेंड लाइट, ऐसे लिख लो, लाइट बेंड्स अवे द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी। जब आप रेयर टू डेंजर आ रहे होगे तो क्या होगी? लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। सही है बेटा, लाइट जो है वो नॉर्मल के पास आएगी। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल क्लियर हो गया हर एक चीज़। अब ज़रा मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, अब आप लोग अपने आप बताइएगा क्या होगा इसमें। मैं दो सिचुएशन ले रहा हूँ। एक मैं सिचुएशन ले रहा हूँ कि ऊपर मैं डेंजर से रेरर में आ रहा हूँ एक बार, और एक सिचुएशन में अलग से यहाँ ले रहा हूँ। इसमें मैं रेरर से डेंजर में आऊँगा। पहले लाइट ऐसे आ रही है नॉर्मली, यहाँ पे पहले लाइट ये आ रही है, यहाँ लाइट की स्पीड है v1 और ये एंगल कितना है? i। अब बताओ, लाइट अगर कुछ ना होता तो लाइट सीधी निकल जाती है ऐसे करके, लेकिन क्योंकि लाइट क्या करेगी? लाइट तो बेंड होना है, तो किधर बेंड होगी? अब बताओ इस केस में, अब इधर जाएगी या पास आएगी? ना, दूर जाएगी, यानी लाइट जो है वो अब इधर हो जाएगी। कितना मुड़ती है वो डिपेंड करता है ये कितना रेरर है। कुछ मीडियम हल्के रेरर होते हैं, कुछ बहुत हल्के रेरर होते हैं, है ना, जो कुछ कम रेरर होते हैं, कुछ ज़्यादा रेरर होते हैं। तो लाइट अब इधर चली जाएगी। अच्छा बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अब ये एंगल होगा r। तो इस केस में आपने देखा i और r में क्या रिलेशन हुआ बेटा? इस केस में i बड़ा होगा कि r बड़ा होगा? r, तो i छोटा होगा और r बड़ा होगा, पहला पॉइंट। अच्छा, इस मीडियम में आए तो स्पीड बदल गई, अब स्पीड हो गई v2, है। तो बताओ बेटा, हाँ, v1 v2 में क्या हुआ होगा? तो यहाँ स्पीड क्या हो गई आपकी? इंक्रीज़ हो, एंगल भी इंक्रीज़ हुआ और स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई, यानी v1 कम होगी और v2 ज़्यादा होगी इस केस में। ठीक, अब इधर वाले केस में आओ ज़रा।
यहाँ नॉर्मली आप एक लाइट मारी है ऐसे करके, ये इंसिडेंट लाइट रे, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ये सीधी निकल जाती, ठीक है। ये वाली लाइट रे ना भी दिखाऊं तब भी कोई बात नहीं है। ये है, ये एंगल है आई, यहाँ लाइट की स्पीड है v1, ठीक है। अब क्या होगा, अब लाइट जब इधर आएगी तो किधर जाएगी, तो नॉर्मल के पास आएगी, थोड़ा सा मुड़ेगी, ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगी। अब लाइट ऐसे आएगी, तो अब आर ये हो जाएगा एंगल, और यहाँ स्पीड हो जाएगी v2, ठीक। तो अब क्या होगा बताओ, v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, अब ये ज़्यादा होगी, यानी रेयर से डेंजर में आते हैं तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, यानी ये कम होगी ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा ये कम। और आई और आर में क्या रिलेशन होगा, इसमें भी एंगल कम हो गया है तो आई ज़्यादा है। तो देखो एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही है तुम्हें, जब एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तभी स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है, और जब एंगल डिक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज़। देखो इस केस में एंगल कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो स्पीड भी डिक्रीज़ हुई, और इस केस में क्या हुआ कि एंगल इंक्रीज़ हो गया तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई। एक ये भी तरीका है याद रखने का। क्लियर है हर एक चीज़, ठीक है, ठीक। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, जो मैंने एक बात कही, अच्छा कोई भी मीडियम रेयर है कि डेंजर है ये कैसे पता चलेगा, कोई भी मीडियम है रेयर है, या रेयर है तो कितना रेयर है, डेंजर है तो कितना डेंजर है ना, ये कैसे पता लगाओगे आप। तो एक्चुअली में हाँ कंपैरिजन भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो मीडियम बिल्कुल एक जैसे दिखते एक जैसे हैं, लेकिन है उनमें डिफरेंस है, लेकिन हम नॉर्मली उनके जो डिफरेंसेस हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं वो डिफरेंसेस। तो क्या करोगे, कैसे हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई मीडियम कितना रेयर है कितना डेंजर है। तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए, हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियम रेयर है कि डेंजर है। जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो रेयर होते हैं, वो सॉरी डेंजर होते हैं, और जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर होते हैं, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है जो मैंने अभी लिखा था, चलो हम अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, RI, या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हो आप। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक्चुअली में ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम की डेंसिटी को बताता है। मीडियम की डेंसिटी के जो मीडियम है वो कितना डेंस है, कम डेंस है कि ज़्यादा डेंस है। तो ये क्या होगा, इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which represents the ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। यहाँ ऑप्टिक्स जो वर्ड यूज़ होता है वो लाइट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मीडियम की वो वाली डेंसिटी नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली नहीं होती है यहाँ, जो हम लोग 9th में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ डेंसिटी का मतलब होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि लाइट को उस मीडियम में चलने में कितनी दिक्कत आएगी, ठीक। लाइट को उस मीडियम में चलने में कितनी परेशानी होगी, कितना उसे रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। अगर लाइट को ज़्यादा दिक्कत आएगी तो इसका मतलब मीडियम कैसा है, डेंजर है, और लाइट को चलने में अगर कम दिक्कत आएगी तो इसका मतलब रेयर है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कैसे किसके बराबर होती है, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड, या इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इज़ इक्वल टू द, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कैसे पता चलेगा अच्छा बेटा कि कोई भी मीडियम रेयर है कि डेंजर है? तो क्या करो, उसमें लाइट चलाओ, जब लाइट चलेगी तो उसकी स्पीड कम होगी। भाई किसी भी मीडियम में लाइट चलती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम हो जाएगी, कितने गुना? देखो बेटा एक बात मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सबसे फास्ट जो लाइट चलती है वो चलती है वैक्यूम में या यूनिवर्स में। ठीक, वैक्यूम में लाइट सबसे तेज़ चलती है। क्यों? उसका नाम ही है वैक्यूम, कुछ नहीं है, खाली है, एक भी मॉलिक्यूल नहीं। मतलब आपको एक ऐसा रोड मिल जाए जहाँ पे एक भी बंदा ना हो, एक भी गाड़ी ना हो, और रोड भी बिल्कुल एकदम बढ़िया बना हो, तो गाड़ी आप फुल स्पीड से चलाओगे, है ना, फुल स्पीड से गाड़ी चलाओगे। तो सबसे ज़्यादा तेज़ जो चलती है लाइट वो वैक्यूम में चलती है, इससे ज़्यादा तेज़ कहीं नहीं चलती है, फास्टेस्ट। ठीक, और उसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? तो स्पीड की लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो उसमें ही बता दिया था। तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहाँ? वैक्यूम में, हर जगह नहीं, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है। अब एक काम करो बेटा कि जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड चल रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और आप ना लाइट को मिरर में ले, ग्लास में ले आए, ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ? स्पीड कम हो गई। कितने टाइम्स कम हुई, कितने गुना कम हुई लाइट? पहले 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड से जा रही थी, अब आ गई 2 लाख किलोमीटर। कितने गुना कम हुआ? 1.5 गुना कम हुआ। 1.5 टाइम्स जो है लाइट धीमी हो गई। 1.5 टाइम्स लाइट जो है वो क्या हो गई? धीमी हो गई। तो वो जो लाइट धीमी हुई है स्पेस के कंपेरिजन, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब मीडियम ने लाइट की स्पीड को कितना कम कर दिया? 1.5 टाइम्स कम कर दिया। तो कोई भी मीडियम लाइट की स्पीड को जितने टाइम्स कम कर देता है वही क्या कहलाता है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है, कैसे पता चलेगा अच्छा कितने गुना कम किया है? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ बेटा, मैं आपसे कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एज 32 है, सिर्फ ये मेरे बारे में बात हो गई, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ मेरी एज तुमसे 2 गुनी है, ठीक। तो अब क्या हुआ? अब मैंने अपनी एज एग्जैक्टली नहीं बताई। अगर आपको अपनी एज पता होगी तो मेरी पता चल जाएगी, या मेरी पता होगी तो अपनी पता चल जाएगी। कैसे पता करोगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज 16 है और मेरी 32 है, तो मैं आपसे कितना बड़ा हूँ ये कैसे पता चलेगा? तो आप मेरी एज को अपनी एज से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो वही यहाँ पे लाइट जब स्पेस से आती है और किसी मीडियम में एंट्री करती है तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स कम हुई ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वैक्यूम की स्पीड को मीडियम में जो आए हो उसकी स्पीड से डिवाइड करके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं हम बेटा एन से। कुछ किताबों में म्यू से भी लिखा गया है, आप एन से लिखो। क्या होता है इसका फार्मूला? होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फार्मूला क्या होता है एन का? लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में c अपॉन, और वैक्यूम में v होती है c। अच्छा, लाइट की स्पीड के लिए हम c यूज़ करते हैं। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू फिक्स है। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या है? v कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। जैसे अब एक एग्जांपल सुनो, प्रॉब्लम सुनो। एक सवाल ये कह रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका? ग्लास का। तो मैंने आगे जी लगा लिया, ठीक है, ना भी लगाता तभी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं 1.5 होता है फॉर एग्जांपल। तो बताओ ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी? ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में स्पीड का क्या होता है? रेशियो होता है। तो ऊपर वाले स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो जब भी लिखते हैं खाली नंबर लिखते हैं, उसके आगे कुछ ये नहीं लिखते हैं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी ना एन की कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या होता है? ये बेटा यूनिट लेस होता है। अगर कोई पूछ ले यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देयर इज़ नो यूनिट।
ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो की यूनिट नहीं होती है स्पीड्स का, वेलोसिटीज़ का। अब फार्मूला लगाओ, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला? NG बराबर C/VG। जी क्यों लगा रहा हूँ मैं, है ना, ग्लास के लिए लगा दिया। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये है वैक्यूम। मुझे यही तो चाहिए। इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? VG = C/NG। C की वैल्यू तुम्हें पता होती है, NG दिया है 1.5। 1.5 से 3 2 बार जाएगा, तो VG कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी होगी, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और स्पेस में इतनी होती है। ठीक, अब आती है बात, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्या कर रहे थे बेटा हम? अभी हम अपने मीडियम को, जैसे मेरा एक मीडियम है, इसको किससे कंपेयर कर रहे थे? वैक्यूम से। हम ये देख रहे थे कि इसमें जो लाइट चल रही है उसकी स्पीड किससे कंपेयर कर रहे थे हम? वैक्यूम की स्पीड से। लेकिन हम वैक्यूम से ना कंपेयर करके इससे कंपेयर करने लगे, दूसरे वाले मीडियम से। वहीं पे पड़ोस में रखा है एक दूसरा मीडियम है, उससे कंपेयर, वो वैक्यूम नहीं है, तो इससे अगर कंपेयर करें तो क्या होगा? ठीक है, तो इससे अगर तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट की स्पीड को वैक्यूम से कंपेयर करते हो तो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट की स्पीड को दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हो तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to the speed of light in medium 2। ठीक है, जैसे मेरे पास दो मीडियम है बेटा अलग अलग, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है मीडियम। मुझे नहीं पता कोई कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। मुझे चाहिए है 1 and 2। इसका क्या मतलब होता है? 1 and 2 का मतलब होता है, कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है, कुछ में ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी लिखा। ये 1 जो है वो या तो पहले लगा होगा या इस नंबर के बाद। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखते हैं 2 नीचे, यहाँ 1 लगा देते हैं, लेकिन हम ये वाला पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो 1 and 2 का मतलब क्या हुआ? जो आगे लगा होता है इसका मतलब है ये जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है। 2 का विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल, मतलब ये 2 का निकाल रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में। और अगर ऐसे लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक, कैसे निकलेगा? चलो ज़रा 1 and 2 निकाल के देखते हैं। बेटा तुम 2 का निकाल रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो डिवाइड करते हैं कंपैरिजन का। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसको कंपेयर करते हैं उसे ऊपर रखते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे रखते हैं। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन वहीं अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, एक फार्मूला ये हो गया आपका। अच्छा सर, अगर मैं ये निकालना चाहूँ 1 and 2 ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर N1 लेना पड़ेगा और नीचे N2 लेना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ आई? ये हैं, ये क्या है सर? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी दो मीडियम में दोनों के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं और ये दोनों का मिक्स वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये अलग अलग हैं, ये मिक्स करके आ रहा है इतना। अब फार्मूला तो लगाओ ज़रा 1 and 2, चलो लगाओ।
1n2 होता है बेटा n2/n1। ज़रा n2 की वैल्यू बताओ। तो कोई भी n जो होता है खाली अकेला जो है ना, तो उसकी वैल्यू होती है c/v। ठीक है, की वैल्यू होती है c/v। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n2 की जगह पे c/v2, और n1 की जगह क्या लिख सकते हैं, c/v1। c से c कैंसिल, तो वैल्यू आई 1n2 की, ये 2 है, क्या आ गई v1/v2। तो इसका मतलब अगर आपको दोनों मीडियम में स्पीड पता है लाइट की कि इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, तो भी आप उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2n1 हो तो मतलब 2 पीछे और आगे हो ये, तो फिर ये ऊपर v2 हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फार्मूले हो गए, एक स्पीड के टर्म में और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टर्म में। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला किसके टर्म में, एंगल्स के टर्म में। देखो ये भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एंगल के टर्म्स में। तो एंगल के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, तो देखो जैसे लिखा है 1n2 निकालना है तुम्हें, तो ये होगा sin i/sin r। ठीक, अब जैसे देखो बेटा ये मीडियम थे ना, यहाँ लाइट आ रही है ये, और ये इधर की तरफ मुड़ गई, ये आई एंगल हो गया और ये आर हो गया। देखो बेटा, तो यहाँ लेना है मैं sin i/sin r। अब देखो सुनो, कब आई लेंगे कब आर लेंगे, कभी कभी ये बदल भी जाता है, कभी कभी ऊपर आर लेना होता है नीचे आई आता है। तो तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले क्या बना हुआ है, यहाँ 1 है तो 1 मीडियम में जाओ, मीडियम 1 में जाओ, और 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, आई, तो आई लेना पड़ेगा। बाद में 2 है लिखा हुआ, तो 2 में जाओ, तो 2 में आर बन रहा है तो आर। ठीक, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2n1 अगर हो तो पहले 2 में जाओ, तो 2 में कौन सा एंगल बन रहा है, आर, तो ऊपर हो जाएगा sin r/sin i। ठीक है, तो इतने ये फार्मूला सबको देखने से आपको एक चीज़ समझ आ रही है क्या, कि सर 1n2 जो है वो 2n1 का रेसिप्रोकल है नहीं है। अगर मैं इसको पलट दूँ, इधर इसको मैं पलट दूँ तो यही चीज़ बन जाएगी, हैं, इसको पलट दूँ तो ये 1 इसके नीचे 1 मानो, इसको पलट दो, इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, तो ये हो जाएगा 1/2n1, और इधर आ जाएगा sin i/sin r, और sin r/sin r की जगह लिख सकते हो 1n2। ठीक, तो 1n2 जो है वो 2n1 के बराबर हो, 1/2n1 के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल सर समझाओ, समझ नहीं आया बात। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में था 3/2। मेरे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2। तो किसी ने मुझसे कहा नहीं एयर का बताओ ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे पीछे रखते हैं, अच्छा, और जिसका निकालते हैं उसे आगे रखते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। बस ये आंसर है, सिंपल। ठीक है, आई होप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक प्रॉब्लम लगाओ। प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि आई जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और आर जो है वो 60 डिग्री है। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फर्स्ट मीडियम का सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बताओ कितना आएगा। ये बन रहा है फर्स्ट में, फर्स्ट मीडियम में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, सेकंड मीडियम में बन रहा है 60 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बताओ। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है इन दोनों एंगल को देख के कि कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा डेंजर होगा? कैसे पता चल गया? हाँ, इन्होंने ये देख लिया कि इसमें आर जो है वो एंगल की वैल्यू बढ़ गई है, और एंगल की वैल्यू कब बढ़ती है? रेयर में। तो इसका मतलब ये डेंजर है और ये रेयर है। खैर चलो, तो फार्मूला क्या होता है 1n2 का? एंगल दिया है तो एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे, स्पीड दी है तो स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये sin i/sin r। मेरा वैल्यू डालो 1n2, sin i की वैल्यू 30 डिग्री और r की वैल्यू 60 डिग्री। sin i की वैल्यू है 1/2, मतलब 30 की वैल्यू होती है, और 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 1/√3। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट। लेकिन अगर वहीं पूछता बेटा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में बताओ, मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो यानी ये हो जाएगा √3/1 है। तो
तो √3/1 लिखते नहीं हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। स्पीड वाला भी एक मैंने दिखा दिया किस तरह से, है ना, उसकी स्पीड चेंज हो रही है और किस तरह से एंगल वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन लेंसेस के थ्रू होगा। ठीक है, अब लेंस पढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको। ठीक है।